Hello students, welcome to the botany class again. This is your 15th lecture in the topic reproduction in angiosperms. In previous lecture I have told you the embryogenesis and the seed production. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मोनोकॉट की एम्ब्रियोजेनी और जो सीड प्रोडक्शन है और सीड की जो एडवांटेजेस हैं प्रोडक्शन की उसके बारे में डिटेल किया था. इस लेक्चर में मैं जो फाइनल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उसका नाम है फ्रूट प्रोडक्शन. इस फ्रूट प्रोडक्शन नाम की जो फाइनल इवेंट है इसको हम इस लेक्चर में डिटेल करेंगे. तो हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रूट प्रोडक्शन की. मैं आपको बता दूं कि फ्रूट का फ्लावर का जो पार्ट है ओवरी, वो ओवरी पार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. फ्रूट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द राइपनिंग ऑफ ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. जो ओवरी की वॉल है, वॉल ऑफ ओवरी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट वॉल. ये फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट वॉल में. ये जो फ्रूट वॉल है ये 3 सब लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होती है. इसको फ्रूट वॉल को एक नाम भी देते हैं अपन. क्या बोलते हैं इसे? इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्प. इसे पेरिकार्प बोलते हैं. एंड इट मे डिफरेंशिएटेड इन 3 लेयर्स: एपिकार्प, मीसोकार्प and the endocarp. These 3 layers are found in the pericarp or fruit wall. तो ये 3 लेयर्स होती हैं. कौन कौन सी? एपिकार्प, मीसोकार्प एंड एंडोकार्प. तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में एक्चुअल में कन्वर्ट होती है. अब हम बात करते हैं तो जो फ्रूट की स्टडी है उसको बोलते हैं हम पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी. जो सीड फ्रूट की स्टडी होती है उसको पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी. हालांकि 11th क्लास में आपको फ्रूट के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, बताया है. अब यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन है किसका? फ्रूट का. फ्रूट को हम उसके एडिबल पार्ट के अकॉर्डिंगली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिबल पार्ट. कौन कौन से होते हैं? एक तो ट्रू फ्रूट, इनको यू कार्प बोलते हैं, यू कार्प और ट्रू फ्रूट. दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट या इनको बोलते हैं स्यूडो कार्प. स्यूडो माने फॉल्स, स्यूडो कार्प, कार्प माने फ्रूट. एंड थर्ड वन इज द पार्थिनो कार्प. क्या है ये? समझिएगा. जिन फ्रूट्स में हम ओवरी या ओवरी वॉल खाते हैं, जिन फ्रूट्स का एडिबल पार्ट ओवरी या ओवरी का कोई भी पार्ट हो, तो ऐसे फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं. जैसे मैंगो खा रहे हैं अपन, बनाना खा रहे हैं, इन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको यू कार्प कहते हैं. दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट. फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर अपन जिनका एडिबल पार्ट ओवरी के अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर हो, जिनमें हम ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट खाते हो मेनली, उसमें जनरली ओवरी रिड्यूस हो जाती है. होती तो है, वो खाते तो ओवरी को भी है, लेकिन वो मेन एडिबल पार्ट नहीं होता. इसमें मेन एडिबल पार्ट कोई दूसरा स्ट्रक्चर होता है. जैसे हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल में बेसिकली हम थैलेमस खाते हैं. रस्पबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, लीची है, इनमें हम दूसरे दूसरे पार्ट्स खाते हैं.
लीची में मैंने बताया था इंटेगुमेंट खाते हैं, थर्ड इंटेगुमेंट, क्या बोलते हैं उसे, एरिल। तो इस तरह से हम जब भी किसी फ्रूट में ओवरी के अलावा कोई दूसरा मेन पार्ट खाते हैं तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी इज द पार्थिनोकार्प। एक प्रोसेस होता है, आगे चल के पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है पार्थिनोकार्पी। तो जब कोई फ्रूट पार्थिनोकार्पी के द्वारा बनाया जाता है या बनता है तो इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन कोई फ्लावर यदि फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो ऐसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं और इस तरह के प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ऐसे फ्रूट्स यूजुअली सीडलेस होते हैं, जैसे पाइनएप्पल है, बनाना है, जनरली सीडलेस होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे फ्रूट्स के अंदर, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के अंदर सीड भी हो सकते हैं, बट यूजुअली ये कैसे होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। तो इस तरह से ये कहानी है किसकी, फ्रूट की। इसके अलावा एनसीईआरटी में फ्रूट प्रोडक्शन के साथ एक दो छोटी छोटी हेडिंग्स और आपको बताऊंगा जो एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। पहला तो प्रोसेस है पार्थिनोकार्पी, जो मैंने अभी आपको बताया। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, बिना पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के किसी भी फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट होना, इसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। जो पार्थिनोकार्पी प्रोसेस है ये हम भी इंड्यूस कर सकते हैं डिजायरेबल किसी फ्रूट में, और ये कभी कभी नेचुरली भी फ्रूट के अंदर पाया जाता है। नेचुरली पार्थिनोकार्पी जिन फ्रूट्स में पाई जाती है उनके कॉमन नेम है बनाना एंड पाइनएप्पल। इनके अंदर पार्थिनोकार्पी नेचुरल तरीके से अपने आप ही प्रेजेंट होती है, लेकिन इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियली इंड्यूस भी कर सकते हैं। किसी फ्रूट में हम चाहते हैं कि सीड ना बने, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि उनमें सीड हमें परेशान करते हैं, जैसे हम सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, उन सब में सीड्स एडिबल नहीं होते। तो क्या अच्छा नहीं होता कि कोई यदि सीडलेस सिट्रस या लेमन हो आपके पास, तो इट विल ईजियर टू अस टू यूज इट। तो ऐसे कुछ फ्रूट्स के अंदर हम आजकल पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करते हैं। पार्थिनोकार्पी को पहली बार इंड्यूस किया था नॉल नाम के एक साइंटिस्ट ने। इसके लिए मैंने 11th क्लास में पढ़ाता हूं, कुछ हार्मोन्स को यूज करते हैं, जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है। इन हार्मोन्स के डालने से कई बार जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना पॉलिनेशन और बिना फर्टिलाइजेशन के। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ये भी हम कई फ्रूट्स में आजकल ऐसा करते हैं, लेकिन ये बात आपको ध्यान में लेना जरूरी है कि जिन फ्रूट्स के अंदर हम सीड या सीड का कोई पार्ट खाते हैं तो उन फ्रूट्स के अंदर यदि हम पार्थिनोकार्पी करेंगे तो वो डिजायरेबल नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खा रहे हो क्या, सीड, और सीड ही बनेगा नहीं उसमें, तो फिर खाएंगे क्या उस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में। जैसे आमंड है, कैस्यू है, इन फ्रूट्स के अंदर यदि हम सीड ही नहीं बनने देंगे तो हम खाएंगे क्या, क्योंकि इनमें हम सीड का पार्ट खाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर पार्थिनोकार्पी डिजायरेबल नहीं होती। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें पार्थिनोकार्पी हम करा ही नहीं सकते। मींस कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड बनने के बाद उनके अंदर फ्रूट्स बनते हैं, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर हम पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस नहीं करा सकते। जैसे एप्पल, पेयर, जो नाशपाती और एप्पल है, इसमें यदि हम पार्थिनोकार्पी कराएं तो इसमें फ्रूट ही नहीं बनेगा, तो इनमें पार्थिनोकार्पी कराई ही नहीं जा सकती। इसके बाद अगला जो हेडिंग है एक और दे रखा है एनसीईआरटी में, उसका नाम है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली माने क्या होता है, मैनी, एम्ब्रियोनी मींस एम्ब्रियो का प्रोडक्शन। भाई जनरली हम जानते हैं कि एक फ्लावर के अंदर एक या एक से ज्यादा ओवरी हो सकती हैं। एक ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। तो एक ओव्यूल में लेकिन केवल एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है। दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुने। एक फ्लावर के अंदर
एक ओवरी भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा ओवरी भी हो सकती हैं। एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। लेकिन एक ओव्यूल के अंदर केवल एक ही एम्ब्रियो सैक होता है और एक एम्ब्रियो सैक में केवल एक ही एग होता है, और एक एग होगा तो केवल एक ही एम्ब्रियो बनेगा। मींस एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो पाया जाता है और एक ओव्यूल एक सीड में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स वी कैन से कि यदि किसी प्लांट के अंदर उसके सीड में या ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जा रहे हैं, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि नॉर्मली उसमें एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा एम्ब्रियोज यदि पाए जा रहे हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीएम्ब्रियोनी। इस कंडीशन को पहली बार आइडेंटिफाई किया था ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने। वैसे तो एनसीईआरटी में सिर्फ यही दे रखा है कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, पॉलीएम्ब्रियोनी जो होती है वो क्या होती है, बस इसके बारे में इतना ही दे रखा है। लेकिन पॉलीएम्ब्रियोनी को और आप हायर बुक्स में पढ़ेंगे तो 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले है सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है भाई? हम जानते हैं जनरली एक ही ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होना चाहिए और एक एग होना चाहिए। लेकिन मान लीजिएगा कभी किसी प्लांट के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक एक ही ओव्यूल में बन जाए, मान लीजिएगा 2 बन गए, तो दोनों एम्ब्रियो सैक में एक एक क्या हो जाएगा? ये एम्ब्रियो सैक मैंने बना दिए, ये एंटीपोडल्स हैं, ये सिनर्जिड सेल्स हैं और ये एग है। तो इसके अंदर 2 एम्ब्रियो सैक हो जाएंगे और फॉर्चुनेटली इसके अंदर 2 अलग अलग पॉलन ट्यूब एंटर कर जाएं। एक पॉलन ट्यूब तो इसके अंदर चली जाए और एक पॉलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर चली जाए। तो दोनों एम्ब्रियो सैक के जो एग्स हैं वो अलग अलग फर्टिलाइज हो जाएंगे, यानी अलग अलग 2 जाइगोट बन जाएंगे, तो उसके अंदर 2 एम्ब्रियो भी बन जाएंगे। तो इस कंडीशन में इस ओव्यूल के अंदर या इस ओव्यूल से बनने वाले सीड के अंदर 2 एम्ब्रियोज हो जाएंगे। इसी को बोलेंगे अपन सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं इसको अपन? सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ये किसके अंदर पाई जाती है? ये ब्रेसिका में देखी गई। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रेसिका। अब इसके बाद दूसरी होती है मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी के बाद सेकंड है मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखिएगा मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, इसको भी समझ लीजिएगा। मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी मैंने क्या बताया कि एक ओव्यूल के अंदर यूजुअली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है और एक एम्ब्रियो सैक में एक ही एग होता है और एक एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो एक एम्ब्रियो बनता है। यही कंडीशन बताई मैंने आपको। एक एम्ब्रियो सैक, ये एक एग, ये 2 सिनर्जिड, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये एंटीपोडल्स। अब यूजुअल कंडीशन क्या है कि इसमें एक ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है और इस एक पॉलन ट्यूब से जो एक मेल गैमीट है वो एग में फ्यूज हो जाता है और दूसरा मेल गैमीट इस पोलर न्यूक्लियाई में फ्यूज हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन आपने पढ़ी हुई है। लेकिन सपोज करो किसी एक ही एम्ब्रियो सैक में यदि एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब एंटर कर जाए, जो कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एबनॉर्मल है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? एक तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कर देगी पॉलन ट्यूब। अब जो दूसरी पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमीट्स और इसमें एक्स्ट्रा पहुंच गए, मान लीजिएगा यदि ये इस सिनर्जिड को या कोई एंटीपोडल को फ्यूज कर दे, तो एक तो इससे नॉर्मल एम्ब्रियो बनेगा, बाकी ये 2 एम्ब्रियो एडिशनल इसके अंदर और बन जाएंगे। इससे इस एक ओव्यूल या एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे। इसको बोलेंगे अपन मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है एलियम और पोआ, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें अगली पॉलीएम्ब्रियो में मिक्स्ड के बाद क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। नेक्स्ट इज द क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इसको भी थोड़ा सा समझ लें। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, समझे। क्लीवेज क्या होता है? जो जाइगोट होता है
उसके जो अर्ली डिविजन्स होते हैं उनको अपन क्लीवेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? क्लीवेज कहते हैं अर्ली डिविजन्स को। मैंने बताया आपको जाइगोट में जैसे डिवीजन होता है, मैंने बताया शुरुआत में पहला एक अनइक्वल ट्रांसफर डिवीजन होता है, उससे कितनी सेल्स बनती हैं? 2। कौन कौन सी? एक तो सस्पेंसर सेल और एक एम्ब्रियोनल सेल। लेकिन क्या वो दोनों सेल अलग हो जाती हैं? नहीं, वो चिपकी रहती हैं आपस में और उनसे एक ही एम्ब्रियो बनता है। लेकिन कभी ऐसा हो कि एक जाइगोट से 2 सेल्स बने और वो दोनों सेल्स आगे चल करके, मान लो ये ट्रांसफर डिवीजन हुआ, इसमें इससे 2 सेल बनी और आगे चल के दोनों सेल्स अलग अलग हो गई और इस सेल से एक अलग जाइगोट बन गया और इससे एक अलग एम्ब्रियो बन गया और प्लस दूसरी जो सेल है उससे एक अलग जाइगोट प्रोड्यूस हो गया और उससे अलग एक एम्ब्रियो बन गया। तो ऐसी कंडीशन में एक ही जाइगोट से एक ही ओव्यूल में 2 एम्ब्रियोज बन जाएंगे। इसको बोलेंगे अपन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। दिस इज नोन एज द क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। किसमें पाया जाता है ये पाया जाता है ऑर्किड नाम के प्लांट। इसमें पाया जाता है ये ऑर्किड नाम के प्लांट। नेक्स्ट एंड फाइनल वन इज द एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। अगला जो टाइप है इसमें वो है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है भाई? यूजुअली हमने आपको पढ़ाया कि कैसे बनता है एम्ब्रियो। एग का फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी, उससे जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो। अब किसी ओव्यूल के अंदर जो नॉर्मल एम्ब्रियो सैक का फर्टिलाइजेशन है उससे तो बन ही रहे हैं एम्ब्रियो, उससे तो एक एम्ब्रियो बनेगा ही। लेकिन मान लीजिएगा कभी किसी ओव्यूल के अंदर, जैसे ओव्यूल है तो एक तो इस एम्ब्रियो सैक से नॉर्मल बाय द फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, जाइगोट बाय फर्टिलाइजेशन एक तो नॉर्मल ये बनेगा ही। लेकिन इसके अलावा मान लीजिएगा इसके अंदर पाए जाने वाले न्यूसेलस या इंटेगुमेंट, ये जो इंटेगुमेंट होता है, इनकी सेल कैसी होती हैं? इनकी सेल हम जानते हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड होती हैं और ये बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एक तो फर्टिलाइजेशन से बने नॉर्मल एम्ब्रियो और कोई एडिशनल एम्ब्रियो किसी न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की सेल से एबनॉर्मली बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट वो एम्ब्रियो की जैसा काम करने लगे, एम्ब्रियो बना ले, तो इस एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन को हम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? सिट्रस और मैंगो। इसका एग्जांपल क्या है? ये सिट्रस और मैंगो में पाया जाता है। तो जैसे किसी सिट्रस में या मैंगो में मान लीजिएगा बोला कि एक ओव्यूल में 4 एम्ब्रियो डेवलप हुए, तो आप बोलोगे कि एक एम्ब्रियो तो उसमें नॉर्मल जाइगोटिक फर्टिलाइजेशन से बनेगा और बाकी के रेस्ट ऑफ द जितने बनेंगे 2, 3, 4 जितने भी हों वो सब किससे बनेंगे? बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो डेवलप होंगे। समझ गया? तो इसको बोलते हैं अपन एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एपोमिक्सिस की बात करेंगे। देखिए मैंने बताया था आपको कि इसमें पहले हमने शुरुआत की थी तो 2 टाइप के मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस बताए थे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। वी हैव कंप्लीटेड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैंने बताया हुआ है जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता उन सारे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस को हम क्या बोलते हैं? असेक्सुअल मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज द एपोमिक्सिस। एपो माने नहीं और मिक्सिस माने सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे रिप्रोडक्शन के मेथड्स जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या एपोमिक्सिस कहते हैं।
मैंने बताया था, क्योंकि की इवेंट जो होता है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको शुरू में बताया था कुछ ऐसे मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जिनमें गैमीट्स तो बनेंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन इज द की इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि वो नहीं होता है तो हम फिर उस मेथड को असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही काउंट करेंगे। आर यू कनेक्टिंग द वर्ड्स? अब देखिएगा खास बात क्या है, आजकल साइंटिस्ट ने कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे एस्टोरेसी फैमिली है उसके प्लांट्स में, ग्रासेस में, ट्रिप्सिकम नाम के प्लांट में, इन ग्रासेस के अंदर हमने ऐसी जीन्स आइसोलेट की हैं, आइडेंटिफाई की हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को रेगुलेट करती हैं। ऐसी जीन्स हमने ढूंढी हैं जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करती हैं। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ है कि इन जीन्स को हम ट्रेस आउट करने के बाद, आइसोलेट करने के बाद, इनको जो हम डिजायर्ड हाइब्रिड बनाते हैं उन डिजायर्ड हाइब्रिड में इंट्रोड्यूस करा के उनके अंदर हम एपोमिक्सिस इंड्यूस करते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होगा, याद करिएगा मैंने जब आपको बताया था कि जो हाइब्रिड प्लांट हम बनाते हैं जिनकी यील्ड ज्यादा होती है, यदि वो प्लांट हम बार बार सेल्फ हाइब्रिडाइज कराएं, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन बार बार हो, तो धीरे धीरे उनके अंदर यील्ड कम होने लगती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। मैंने बताया था आपको शुरुआत में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन में। मैंने क्या बताया था कि यदि किसी हाइब्रिड प्लांट में लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसकी यील्ड घट जाती है। इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इसको दूर करने के लिए जो फार्मर्स हैं उनको हर बार फ्रेश हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं वो परचेज करने पड़ते हैं। कहां से? मार्केट से। लेकिन मार्केट में कंपनी फ्रेश हाइब्रिड जो सीड्स हैं वो कहां से लाएंगी? हर बार कैसे अवेल कराएंगी वो मार्केट में? क्या वो हर बार फर्टिलाइजेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को हर बार हर एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेंगी? नहीं। तो आजकल हम क्या करते हैं, एक बार हमने हाइब्रिड बना लिया और उस हाइब्रिड में हम ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन की जीन्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उन प्लांट्स के अंदर क्या होने लगता है? एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस बिना फर्टिलाइजेशन की होती है, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर जो सीड बनेंगे तो उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम प्लांट से, हाइब्रिड प्लांट से एसेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू, एपोमिक्सिस के थ्रू सीड बनवा लेते हैं जिनसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता। इज दैट ओके टू ऑल? तो इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जीन्स को आइसोलेट करने की, ये इंपॉर्टेंस हमारे साथ में एक सामने आती है। अब हम इसके बाद बात करेंगे तो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के कई और तरीके हैं, यानी कई सारे मेथड्स हैं जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही इंक्लूड किए जाते हैं। इनमें से पहला प्रोसेस है एगैमोस्पर्मी। में पहला प्रोसेस है एगैमोस्पर्मी। ये क्या होता है? देखिए, ए माने नहीं, नो, गैमो माने सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन, स्पर्मी माने सीड। पढ़ाई टर्म मैंने आपको, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो उसमें स्पर्म मतलब क्या होता है? सीड। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बने, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एगैमोस्पर्मी। मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कंटेनिंग सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी बिना फर्टिलाइजेशन के किसी प्लांट में एम्ब्रियो कंटेनिंग सीड का प्रोडक्शन, ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं अपन एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी को कई टाइप का बताया गया, एगैमोस्पर्मी को कई टाइप का बताया गया है। इनमें से पहला है एडवेंटिव एगैमोस्पर्मी। इसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो है एडवेंटिव एगैमोस्पर्मी। एडवेंटिव एगैमोस्पर्मी, ये क्या होता है? एडवेंटिव एगैमोस्पर्मी
देखिएगा ये ओव्यूल और ये इसके अंदर एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक का एग, और एग फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में, और जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। ये नॉर्मल प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन कभी ऐसा हो कि न्यूसेलस की सेल या इंटेगुमेंट की सेल, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की सेल, अभी मैंने बताया था ये सेल्स कैसी होती हैं, ये सेल्स डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। तो न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की कोई डिप्लॉयड सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे एगैमोस्पर्म। ये तो नॉर्मल प्रोसेस होता ही है, लेकिन मान लीजिएगा किसी प्लांट के अंदर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि उसका न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की कोई सेल डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडवेंटिव एगैमोस्पर्म। सेकंड जो टाइप है उसका नाम है रिकरेंट एगैमोस्पर्म। सेकंड जो टाइप है उसका नाम है रिकरेंट एगैमोस्पर्म। रिकरेंट एगैमोस्पर्म, एगैमोस्पर्म भी तो वही। अब दूसरा टाइप है उसका रिकरेंट एगैमोस्पर्म। रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में क्या होता है समझिएगा ध्यान से। ये जो नॉर्मल प्रोसेस है ये तो किसी भी प्लांट में होगा, पाया जाएगा, ये अपन जानते हैं कि जो ओव्यूल होगा उसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक होगा, एम्ब्रियो सैक में एक एग होगा, एग फर्टिलाइजेशन से जाइगोट में कन्वर्ट होगा। लेकिन मैंने बताया आपको कभी कभी न्यूसेलस की सेल बच जाती हैं, और ये न्यूसेलस की सेल मान लीजिएगा बिना रिडक्शन डिवीजन के, वैसे भी न्यूसेलस की सेल से क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल बनता है ना। न्यूसेलस की सेल ही किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मेगास्पोर मदर सेल में। याद करो मैंने बताया था कि जो मेगास्पोर है कैसे बनता है, न्यूसेलस की एक सेल से, तो उसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। तो न्यूसेलस की सेल जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मान लीजिएगा बिना मियोसिस के डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस ना हो, और डायरेक्ट क्या बन जाए उससे, मेगास्पोर। तो वो मेगास्पोर कैसा रहेगा, डिप्लॉयड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मियोसिस तो हुई नहीं, और न्यूसेलस की सेल या जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड होती है और बीच में मियोसिस हुई नहीं, डायरेक्ट वो किस में बदल गई, एम्ब्रियो सैक में। तो एम्ब्रियो सैक, ऐसा जो एम्ब्रियो सैक होगा उस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड एग होगा। बताइए हुआ कि नहीं, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस तो हुई नहीं, डायरेक्ट वो एम्ब्रियो सैक में बदली, और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग होगा वो डिप्लॉयड होगा। और ये एम्ब्रियो सैक का जो एग है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देंगे रिकरेंट एगैमोस्पर्म। देखिए दोनों में अंतर समझिएगा। पहले वाले में तो न्यूसेलस की सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रही थी, अभी एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगी, किसमें कन्वर्ट होगी, पहले एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगी और उसका जो डिप्लॉयड एग है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस का नाम है रिकरेंट एगैमोस्पर्म। इज दैट ओके? जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। मैंने 3 टाइप्स बताई थी, पहली एडवेंटिव, दूसरी रिकरेंट, और चौथी है नॉन रिकरेंट एगैमो, सॉरी तीसरी है नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्म। इसमें क्या होता है, इसमें अपन जो नॉर्मल प्रोसेस है वो जानते हैं। नॉर्मल प्रोसेस अपन जानते हैं क्या होता है, नॉर्मली एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, और एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग होता है, और एग कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये एग बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए तो ये एम्ब्रियो कैसा होगा,
हैप्लॉइड एम्ब्रियो होगा जो जनरली आगे चल के सर्वाइव नहीं करता, क्या हो जाता है ये अपने आप से डिजनरेट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। इस प्रोसेस का नाम है, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। देखिए अभी तक मैंने आपको एक टर्म बताया था पार्थिनोकार्पी, बट ये टर्म क्या है, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में कन्वर्जन, किसका, फ्लावर का, और पार्थिनोजेनेसिस एग का बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाना, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो इस तरह से इस प्रोसेस का नाम है नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। इसके अलावा इसमें एक और मेथड बताया जाता है एपोमिक्सिस में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसका नाम है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी ये कई बार पूछा है। देखिए एपो माने नो और स्पोरी माने स्पोर। ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पोर ना बने। भाई स्पोर किस में बनते हैं, मैंने बताया आपको, स्पोर बनते हैं स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट से ही तो क्या बनते हैं, स्पोर। कैसे बनते हैं, मियोसिस के द्वारा। तो स्पोरोफाइट तो कैसा होता है 2n, और स्पोर्स कैसे होते हैं n, और बीच में क्या होता है रिडक्शन डिवीजन। मींस स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, और स्पोर को क्या बोलते हैं अपन, गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। इज दैट ओके? तो स्पोरोफाइट से नॉर्मली रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, यानी हैप्लॉइड गैमीटोफाइट बनता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, एपोस्पोरी, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पोर ना बने, मतलब मियोसिस ना हो। यानी कभी ऐसा हो कि स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट यानी स्पोर बने, लेकिन बिना मियोसिस के। तो ये स्पोर या गैमीटोफाइट कैसे हो जाएंगे, बिना मियोसिस के बनेंगे तो डिप्लॉइड ही रहेंगे। यानी इस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड गैमीटोफाइट फ्रॉम अ स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। बिना मियोसिस के किसी स्पोरोफाइट से डिप्लॉइड गैमीटोफाइट का बनना, इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन क्या, इसको नाम देंगे एपोस्पोरी। जो मैंने अभी आपको किस में समझाया था, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में। अभी मैंने बताया था रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में क्या होता है, जो डिप्लॉइड एमएमसी होती है, एमएमसी बोले तो मेगास्पोर मदर सेल, कैसी डिप्लॉइड, वो बिना मियोसिस के डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाती है। बताया था डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक क्या होता है, गैमीटोफाइट होता है। कौन सा, फीमेल गैमीटोफाइट, याद है ना इसका नाम। तो ये स्पोरोफाइट, और मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, स्पोरोफाइट। तो यहां पर देखिएगा स्पोरोफाइट से क्या बन रहा है, ये फीमेल गैमीटोफाइट, और वो भी बिना रिडक्शन डिवीजन के। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन एपोस्पोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि एपोस्पोरी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड गैमीटोफाइट फ्रॉम अ स्पोरोफाइट विदाउट रिडक्शन डिवीजन। ये नॉर्मली ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नेचुरली पाया जाता है, और इसको मेथड ऑफ पॉलीप्लॉइडी इंडक्शन कहते हैं। मतलब प्लांट में इससे क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस हो जाएगी। कैसे, यदि भाई बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक बन गया तो एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड हो जाएगा, और बिना मियोसिस के पॉलन ग्रेन बन गए तो वो भी डिप्लॉइड हो जाएंगे, और वो जब इसको फ्यूज करेंगे तो प्लांट कैसा हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड। तो नॉर्मल जो डिप्लॉइड प्लांट होता है उससे टेट्राप्लॉइड प्लांट बन जाएगा। ऐसे प्रोसेस से प्लॉइडी इंड्यूस हो गई। तो इसीलिए ये नेचुरल मेथड है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में टू इंड्यूस द पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने। इस तरह से ये प्रोसेस हुआ। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अगला जो मेथड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या इसको बोलते हैं अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
कोई लोग इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, क्योंकि प्रोपेगेशन इज द अनदर टर्म फॉर द रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं, और कहीं कहीं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होती है। ये क्या होता है? ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन इसमें प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट या सोमैटिक पार्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। आप देखिएगा, जो 11th क्लास में आपको एल्गी से लेके जिम्नोस्पर्म तक मैंने बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड बताए, जैसे फिजन होता है, बडिंग होती है, कहीं जेम्यूल्स बनते हैं, कहीं जेमीज बनते हैं। ये सब मेथड ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने पढ़ा हुआ है। जैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, दो पार्ट में टूट जाता है स्पाइरो वगैरह, और दोनों से नया नया पार्ट बन जाता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शंस को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये हायर प्लांट में, यानी जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें भी होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? एक तो रूट होता है, एक स्टेम होता है, एक लीफ होती है। तो अलग अलग प्लांट में ये अलग अलग पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे आपने रूट, आपको 11th क्लास में जब मैंने रूट पढ़ाया तो वहां बताया कुछ प्लांट में रूट के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, उनमें रिप्रोडक्टिव रूट पाई जाती हैं। आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो समझ लीजिएगा। जैसे दलवर्जिया सिस्सो सीसम में, डहेलिया में, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद में, इनके अंदर रूट से हम दूसरा नया प्लांट बना सकते हैं। इनके अंदर रूट से रिप्रोडक्शन होता है। बहुत सारे मैंने प्लांट्स आपको बताएं जिनमें स्टेम से रिप्रोडक्शन होता है। जनरली ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, जैसे पोटैटो है, जिंजर है, टर्मेरिक है, बनाना है। इन सभी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अंडरग्राउंड स्टेम से होता है। इसके अलावा कुछ ओवरग्राउंड स्टेम से भी रिप्रोडक्शन देखे गए हैं, जैसे शुगर केन। शुगर केन हम छोटे छोटे पीस करके उनको लगा देते हैं, उनसे रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में रूट भी हेल्प करती है, कभी स्टेम हेल्प करता है, कभी कभी कुछ प्लांट में लीफ से भी रिप्रोडक्शन होता है। जैसे एक प्लांट है जिसका नाम है बोगेनविलिया, एक है ब्रायोफिल्लम। बोगेनविलिया नहीं है, ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम नाम का एक प्लांट होता है। उस प्लांट की जो लीफ होती है वो जहां पर सॉइल से टच करती है वहीं से एक नया प्लांट बन जाता है। इसको हम वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द लीफ के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करेंगे कटिंग की। कटिंग क्या होता है? कटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी प्लांट पार्ट को प्लांट से डिटैच करके उससे नया प्लांट बनाते हैं। हम इसमें कुछ प्लांट्स के अंदर रूट यूज करते हैं। इस मेथड में कभी कभी प्लांट के अंदर स्टेम यूज किया जाता है, और कभी कभी इस मेथड हम प्लांट के अंदर रूट भी यूज करते हैं, लीफ भी यूज कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप की कटिंग होती है। कटिंग समझ लीजिए क्या होता है? जिसमें वेजिटेटिव पार्ट को प्लांट से कट करके नया प्लांट बनाना, इसको क्या बोलते हैं अपन? कटिंग। इसमें जो कॉमनेस्ट है वो है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग हम बहुत सारे प्लांट्स में करते हैं। बोगेनविलिया है, रोज है। रोज में आप जानते हो, हम उसकी ब्रांच काट के दूसरे गमले में लगा देते हैं, माली लोग, नया प्लांट बन जाता है। इसको बोलते हैं स्टेम कटिंग। रोज, बोगेनविलिया, सिट्रस यानी लेमन, अभी मैंने बताया शुगर केन, इन सभी के अंदर हम स्टेम कटिंग करते हैं। इसके अलावा रूट कटिंग, कुछ प्लांट्स के अंदर रूट कटिंग भी होती है, जैसे ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी में हम रूट को काट काट करके नए प्लांट बनाते हैं। कुछ प्लांट्स में हम लीफ भी यूज करते हैं, लीफ कटिंग भी होती है, जैसे सेंसीवेरिया। सेंसीवेरिया नाम के एक प्लांट के अंदर हम लीफ को कट करके उससे नया प्लांट जनरेट करते हैं, इसको बोलते हैं लीफ कटिंग। इसके बाद नंबर आता है, तो इसमें एक चीज और समझ लें, जितने भी कटिंग के मेथड होते हैं उनमें हम रूट्स को इनिशिएट करने के लिए एक हार्मोन यूज करते हैं। 11th क्लास में बताया था मैंने आपको, रूट प्रमोटिंग हार्मोन के नाम से ऑक्सिन।
ऑक्सिन दो टाइप के हैं जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं रूट को इनिशिएट करने के लिए। उसका नाम है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और एक होता है NAA, नेप्थॉल एसिटिक एसिड। ये दोनों मैंने ऑक्सिन में आपको 11वीं क्लास में पढ़ाए हुए हैं। जैसे हमने ये प्लांट पार्ट कट किया और इसको मुझे सॉइल में लगाना है, तो इसके जिस पार्ट को मुझे सॉइल में गाड़ना है उसको पहले मैं IBA या NA के सॉल्यूशन में डिप करूंगा और उसके बाद उसको मैं सॉइल में लगा दूंगा, तो आसानी से इसके अंदर रूट्स बन जाएंगी और इससे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसके बाद अगला मेथड होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, किसी प्लांट के ऊपर ही हम पहले उसके वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बनाते हैं और फिर उसको डिटैच करके सॉइल में लगा देते हैं। तो कटिंग में और लेयरिंग में अंतर समझिएगा। कटिंग में पहले प्लांट पार्ट को डिटैच करते हैं, फिर उससे नया प्लांट बनाते हैं, और लेयरिंग में प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के ऊपर नया प्लांट बनाते हैं, फिर उसको कट करके सॉइल में लगा देते हैं। एंड द फाइनल मेथड इज द ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग में दो प्लांट पार्ट्स को फ्यूज कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में जो प्लांट पार्ट रूट बियरिंग होता है, यानी जो प्लांट रूट में लगा होता है, जो रूट बियरिंग पार्ट होता है, सॉइल में लगा होता है, उसको तो हम बोलते हैं स्टॉक। और जो प्लांट पार्ट इसके ऊपर अपन ग्राफ्ट करते हैं, जिसको लगा देते हैं इसके ऊपर, उस प्लांट पार्ट को, जो ब्रांच बियरिंग, फ्रूट बियरिंग या फ्लावर बियरिंग पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट या इसी को बोलते हैं सियोन। क्या नाम देते हैं इसको, ग्राफ्ट या सियोन। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है दोबारा समझिएगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें दो डिफरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को अपन फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है ग्राफ्टिंग। तो जो रूट बियरिंग पार्ट होता है, यानी जो जमीन में लगा होता है प्लांट, उसको तो बोलते हैं स्टॉक, और जिसका एरियल पार्ट इसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है उसको बोलते हैं ग्राफ्ट या सियोन। तो इसके ऊपर जो फ्लावर और फ्रूट लगेंगे वो किस पार्ट के जैसे होंगे, जिसका ग्राफ्ट या सियोन है। ये जो स्टॉक पार्ट है, ये तो बस उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ये ग्राफ्टिंग किन प्लांट्स में की जाती है और क्यों की जाती है, इसको समझ लेना जरूरी है। इसलिए की जाती है जिन प्लांट पार्ट्स में, जिन प्लांट्स के अंदर प्रोडक्टिविटी कम है, साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ प्लांट्स की यील्ड या प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। उन्होंने जब उसको स्टडी किया तो पता चला कि ये प्रोडक्टिविटी या यील्ड क्यों कम है, वो इसलिए कम है क्योंकि उनके अंदर पुअर रूट सिस्टम पाया जाता है, मतलब उनको न्यूट्रिशन पूरा सॉइल से नहीं मिल पा रहा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जिस प्लांट की यील्ड कम है उसको किसी ऐसे प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट कर दिया जिसके अंदर वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, जिस प्लांट की यील्ड कम है उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलने के कारण उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। इसके लिए ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग हमेशा डाइकॉट प्लांट में ही पॉसिबल होती है, मोनोकॉट प्लांट में पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट प्लांट के अंदर, आपको मैंने 11वीं क्लास में एनाटॉमी में पढ़ाया है कि उनके अंदर स्टेम में कैम्बियम नहीं पाई जाती, और कैम्बियम जब तक नहीं होगी तो सेल डिवाइड नहीं करेंगी, और डिवाइड नहीं करेंगी तो वो आपस में फ्यूज नहीं होंगी, ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होगी। यानी ग्राफ्टिंग सिर्फ किन में कराई जाती है, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर ही पॉसिबल होती है। इस तरह से ये यहाँ पर आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही आपका ये पहला जो टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, ये कंप्लीट होता है। अब हम अगले लेक्चर से कोई दूसरी यूनिट आपकी 12th क्लास की स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।